क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो जीके का पोर्शन है उसके स्कोर को बढ़ाना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र भाग 18 के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र जो संविधान के भाग 18 में है उस वह किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 360 में, बी अनुच्छेद 356 में, सी अनुच्छेद 352 में या अनुच्छेद 365 में। तो आप बता सकते हो। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे या आपका स्कोर क्या था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र आपका कौन से अनुच्छेद में हो जाता है? तो 352 या सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर बात करते हैं आर्टिकल 360 की, तो आर्टिकल 360 में आपको वित्तीय आपातकाल दिया है। क्या आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है? आर्टिकल 356 में क्या है? आर्टिकल 356 में आपका राज्य आपातकाल है। क्या आर्टिकल 56 में आपका राज्य आपातकाल है? आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। बात करते हैं आर्टिकल 365 की, तो इसमें केवल आपका शासनीय, क्या शासनीय आपातकाल का विवरण किसमें है? आर्टिकल 365 में है। तो मैं मानता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से बता दूं, राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र आपका 352 में है, राज्य आपातकाल का 356 में है और वित्तीय आपातकाल का जिक्र आपका 360 में है और आपका जो शासनीय आपातकाल है उसका जिक्र आपका 365 में है। अधिकतर बच्चे इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हो या वीडियो को दोबारा पुनः भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। कहाँ से? आपातकाल से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1966 में, बी 2001 में, 1976 में या 1946 में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भी बच्चे विकल्प ए यानी 1966 की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको ऑप्शन में 1967 भी मिल सकता है। अगर आपको 1966 विकल्प में नहीं मिलता है तो 1967 आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कि हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक आपका किसे कहा जाता है? तो नार्वन ई किसे? बोरलांग को क्या कहा जाता है? नार्वन ई बोरलांग को आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करते हैं भारतीय हरित क्रांति की जनक, तो यह क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। किसे? एम एस स्वामीनाथन को क्या माना जाता है? आपका भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, काजू का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? आपसे ऑप्शन है ए लैटराइट मिट्टी में, बी काली मिट्टी में, सी लाल पीली मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काजू का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो काजू का जो उत्पादन होता है किस मिट्टी में होता है? तो ए विकल्प की ओर जो बच्चे जा रहे हैं या लैटराइट को चुनने वालों का जवाब ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मनसबदारी, जो मनसबदारी एक प्रथा थी वह किसने शुरू की थी? ऑप्शन है अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी बाबर ने या शाहजहां ने। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा आपकी अकबर ने शुरू की थी। आपकी अकबर ने शुरू की थी। तो यहाँ से आपको मुगल काल से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ पर भूल जाते हो कि किसके पिता कौन थे। अकबर किसके पिता थे, जहांगीर किसके पिता थे और बाबर किसके पिता थे। तो इन बातों को आप भूल जाते हो। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बनकर आती है। क्या? इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको ध्यान भी रख सकते हो। आपकी ट्रिक क्या बनकर आती है? भाजसा, BHAJSA
आपको ध्यान में रखना होगा BHAJSA। इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो। वैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आपसे औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता थे आपके शाहजहां। और शाहजहां के पिता कौन थे? तो शाहजहां के पिता थे आपके जहांगीर। और जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता थे आपके अकबर। और अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता थे हुमायूं। और हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता थे आपके बाबर। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इनके पिता को भी ध्यान में रख सकते हो। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता आपके उमर शेख मिर्जा हो जाते हैं। कौन? बाबर के पिता आपके उमर शेख मिर्जा हो जाते हैं। तो इस ट्रिक को आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, या आप कॉपी नहीं लेकर बैठे हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूरी देखने को मिल जाता है। तो आपका क्वेश्चन था मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो अकबर ने आपकी मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला था। और इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी मेरठ में, सी कानपुर में, या इलाहाबाद में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसमें ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब या लखनऊ को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें लखनऊ आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या सामवेद। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेदों से, तो आपको बताना होगा सबसे पुराना वेद। तो आपका सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाता है? यजुर्वेद। बी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यजुर्वेद आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं इन्हें लिखा किसके द्वारा गया था? तो यजुर्वेद के जो संस्थापक थे वे कौन थे? महर्षि। कौन थे? महर्षि आपके कौन थे? वेद व्यास। कौन? वेद व्यास इसके क्या थे? ऋग्वेद के संस्थापक थे। बात करते हैं अर्थवेद की। किसकी? अर्थवेद की। तो अर्थवेद के भी कौन थे? अर्थवेद के भी यही थे जो आपके लिखे हैं। और बात करते हैं अर्थवेद की, यजुर्वेद के भी यही थे। कौन? महर्षि वेदव्यास। और बात करते हैं अर्थवेद के तो कौन थे? अंगिरा। कौन थे? अंगिरा ऋषि थे। और बात करते हैं सामवेद के, तो सामवेद के कौन थे? तो सामवेद के आप थे कृष्ण व्यास। क्या? कृष्ण व्यास। कृष्ण व्यास कौन थे? सामवेद के जो थे रचयिता थे। तो इन बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? तो ऋग्वेद के रचयिता थे आपके महर्षि वेदव्यास। यजुर्वेद के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। और अर्थवेद के कौन थे? तो अंगिरा ऋषि थे। बात करते हैं सामवेद के रचयिता की, तो सामवेद के रचयिता आप कौन थे? कृष्ण व्यास सामवेद के रचयिता थे। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर वायुमंडल के किस भाग में उड़ते हैं? जो हेलीकॉप्टर होते हैं वे किस भाग में उड़ते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयरन मंडल में या मध्य मंडल में। क्वेश्चन को ध्यान में से पढ़िएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हेलीकॉप्टर पूछा है, ना कि आपसे हवाई जहाज पूछा है, या ना कि हवाई जहाज पूछा गया है हेलीकॉप्टर। क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चों ने इसमें क्या चुना होगा? समताप मंडल चुना है, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब है। इसमें आप क्या हो जाता है? इसमें आपका क्षोभ मंडल हो जाता है, क्योंकि आपसे हेलीकॉप्टर पूछा गया है। क्योंकि इसको मैं सिद्ध करने वाला हूं। क्योंकि समताप मंडल में आपके क्या उड़ाए जाते हैं? वायुयान। जो आपके एरोप्लेन होते हैं वे उड़ते हैं समताप मंडल में। क्या उड़ते हैं? वे आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल में आपके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। बात करते हैं कि वायुमंडल को, तो वायुमंडल के आपको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? वायुमंडल को आपको 5 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं क्षोभ मंडल। पहला क्या हो जाएगा आपका? क्षोभ मंडल। दूसरा हो जाता है आपका समताप मंडल। तीसरा हो जाता है आपका मध्य मंडल। और आपका यह क्या हो जाएगा? आयन मंडल। और यह हो जाता है आपका बाह्य मंडल। तो यहाँ पर मध्य मंडल और समताप मंडल में क्या होती है? आपकी ओजोन परत होती है। कहाँ पर? मध्य मंडल। और कहाँ पर? मध्य मंडल। और यहाँ मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में आपकी क्या हो जाती है? ओजोन परत हो जाती है। बात करते हैं यह कौन सा मंडल है? आपका क्षोभ मंडल। तो इसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? 8 से 18।
8 से 18 सेंटीमीटर 18 मीटर, 8 से 18 किलोमीटर क्या होती है, इसकी होती है। और 18 से कितनी समताप मंडल में होती है, 18 से 36। और यहाँ की कितनी होती है, जो होता है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल की होती है आपकी 36 से 64। कितनी होती है, 36 से 64। और बात करते हैं आयन मंडल की, तो आयन मंडल की होती है आपकी 60 से कितनी 640। और बात करते हैं बहिर्मंडल की, तो बहिर्मंडल की होती है आपकी 640 से 10,000। कितनी, 640 से 10,000। तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो आपका वायुमंडल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो वायुमंडल को आपके कितने भागों में बांटा गया है, वायुमंडल को आपके 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें से क्षोभ मंडल में जो उड़ते हैं आपके क्या उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही डाउट में हो जाता है, तो आपको यहाँ पर क्षोभ मंडल में लगाना होगा। बात अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वायुयान, वायुयान कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान आपके समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। आयन मंडल में, तो आयन मंडल में आपके क्या होते हैं, आयन मंडल में जैसे आप टेलीफोन होते हैं, संचार व्यवस्था जो आपके नेटवर्क प्रणाली आती है, वह आपके आयन मंडल में होते हैं। मध्य मंडल में क्या होते हैं, मध्य मंडल में आपकी जो होती है ओजोन परत मध्य मंडल में पाई जाती है। और आपके जो जीव जंतु उड़ते हैं वह आपके क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्यों मानते हैं। जो जैन धर्म वाले हैं वे महावीर, जो महावीर थे उनको अंतिम क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं, वे कौन थे, वे एक ईश्वर थे, वे एक देवदूत थे, सन्यासी थे या तीर्थंकर थे। तो कौन थे, महावीर जो थे जैन धर्म के कौन से थे, एक लास्ट तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। बात करते हैं महावीर स्वामी की, किसकी, महावीर की। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म आपका वैशाली में हुआ था। और इनकी माता कौन थी, इनकी माता से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो इनकी माता कौन थी, इनकी माता आपकी त्रिशला थी। कौन सी, महावीर की माता आपकी त्रिशला थी। और जो इनके पिता थे, इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता आपके सिद्धार्थ थे। और ये कौन थे, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो महावीर जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में के किस राज्य में सर्वाधिक कागज उत्पादन होता है। कागज का जो उत्पादन होता है वह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, कागज का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या झारखंड में। तो कागज का जो उत्पादन होता है वह सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी यानी पश्चिम बंगाल को चुना है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने जो अपना महापरिनिर्वाण किया था वह कहाँ पर किया था। तो कहाँ पर किया था, आपका सही जवाब हो जाता है कुशीनगर में किया था। कहाँ पर, सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब या कुशीनगर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। जिसने दक्षिण भारत को मध्यकाल में विजय कर लिया था वह शासक कौन था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर। तो कौन था, हम इस वीडियो में अधिक से अधिक इन क्वेश्चनों के बारे में आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन के सभी पूरा एनालिसिस कराएंगे तो यह वीडियो आपकी बहुत ही लंबी हो जाएगी। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था दक्षिण भारत का जो पहला मध्यकाल शासक कौन बना, तो कौन बना था, आपने क्वेश्चन को जज कर ही लिया होगा। तो जिन बच्चों ने अलाउद्दीन खिलजी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन देखा जाता है वह आपका 1296 से लेकर कब तक देखा जाता है, 1316 तक क्या देखा जाता है, इनका शासनकाल देखा जाता है। 1296 में इनका क्या हो गया था, 1296 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। बात करते हैं कि
अलाउद्दीन जो खिलजी का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। तो इससे आपके इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वे कौन से थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। आपका अगला क्वेश्चन है, राहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? जो राहुल प्रणाली थी वह जो राहुल नहीं थी, पाहुल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने, रामदास ने, नानक ने या अर्जुन देव ने। तो किसने पाहुल प्रणाली को शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? इसमें आपका सही जवाब हो जाता है ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब, गोविंद सिंह को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। यहाँ से आपका अर्जुन देव से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। अर्जुन देव ने क्या करा था? तो जो आपका अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जो आपका अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण आपका गुरु अर्जुन देव ने कराया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है हावड़ा से सोरामपुर के मध्य है, बी मुंबई से थाने के मध्य है, मद्रास से गुंटूर के मध्य है या दिल्ली से इलाहाबाद के मध्य है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब आपका बी सही जवाब हो जाएगा। मुंबई से थाने के मध्य पहले रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। बात करते हैं भारत में सबसे पहली जो रेल चलाई गई थी वह कब चलाई गई? भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई? तो भारत में आपकी सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी? तो 1853 में। 1853 में आपके भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। और जो कहाँ से कहाँ लो चलाई गई थी? तो मुंबई से आपकी थाने तक चलाई गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपको याद करने लिए है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेल्स में बताने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको हर एग्जाम में, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। ऑप्शन है कलकत्ता में, अहमदाबाद में, भड़ोचौर में या मछलीपट्टनम में। तो कहाँ पर की थी? तो जिन बच्चों ने भी मछलीपट्टनम यानी कि डी विकल्प को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं कि जो यूरोपीय कंपनी थी वे सबसे पहले कौन आई? तो भारत में जो आपकी यूरोपीय कंपनी थी सबसे पहले कौन आई थी? तो सबसे पहले आई थी आपकी पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले कौन आई? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? पुर्तगालियों के बाद आपके डच आए थे। डच के बाद कौन आए थे? डच के बाद आपके अंग्रेज आए थे। डच के बाद कब आए थे? अंग्रेज आए थे। और अंग्रेज के बाद में कौन से आए थे? तो अंग्रेजों के बाद में आपके आए थे डेनिस। और डेनिस के बाद में कौन आए थे? तो डेनिस के बाद में आपके आए थे फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी आपके डेनिस के बाद में आए थे। और फ्रांसीसी के बाद में कौन आए थे? स्वीडन्स। कौन? स्वीडिश आपके। तो आपको इन कंपनियों का ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद में कौन आए? तो पुर्तगाली के बाद में आपके कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद में आए थे डच। डच के बाद कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आए? डेनिस। डेनिस के बाद कौन आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के बाद कौन आए? स्वीडिश। तो बात करते हैं इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की। जो आए थे इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी वह कब स्थापित की थी? तो इन पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री जो की थी 1498 में स्थापित की थी। बात करते हैं डच की। तो डच ने अपनी फैक्ट्री कब की थी? 1602 में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री 1600 में स्थापित कर दी थी। देखो, अंग्रेज आए थे बाद में, और डचों से पहले इन्होंने क्या कर दी थी? अपनी फैक्ट्री क्या कर दी थी? स्थापित कर दी थी। बात करते हैं डेनिस की। तो डेनिस ने अपनी फैक्ट्री जो लगाई थी
वह 1616 में लगाई थी। और फ्रांसीसी ने कब लगाई थी? फ्रांसीसी ने अपनी फैक्ट्री 1664 में कब लगाई थी? 1664 में लगाई थी। तो आपको बताना होगा स्वीडिश ने अपनी फैक्ट्री को कब लगाया था। भारत में स्वीडिश ने अपनी फैक्ट्री को कब लगाया था? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतनों में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। ऑप्शन है, यदि संसद 2/3 बहुमत से संबंधित प्राप्त पारित करे, या वित्तीय आपातकाल में, या यदि राज्य विधानसभा इस संदर्भ में कानून पारित करे, या जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन के जो परिस्थिति बस किसी भी परिस्थिति के कारण कम कर दिया जाए या कमी आ जाए तो वह कैसे की जा सकती है? तो वह आपकी कैसे की जा सकती है? तो केवल वित्तीय आपातकाल जब लग रहा हो, जब आपका राज्य में या भारत में वित्तीय आपातकाल हो तो उस टाइम पर इनके वेतनों को क्या किया जा सकता है? उस टाइम पर वेतनों को कम किया जा सकता है। ओनली कब किया जा सकता है? जब आपका राज्य में आपका क्या लग रहा हो? वित्तीय आपातकाल लग रहा हो, तो जब इनके वेतनों को कम किया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। ऑप्शन है, एक राज्य सूची में, बी एक संघ सूची में, एक समवर्ती सूची में, या किसी भी सूची में निर्धारित नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था आर्थिक योजना किस विषय में आती है? आर्थिक योजना किस सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का हो जाएगा? तो इसमें आपका समवर्ती सूची यानी सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय या राज्य समवर्ती सूची में नहीं किया गया में से किस में निहित होती हैं? ऑप्शन है, राज्यसभा में, बी संसद में, राज्य विधानमंडलों में, या लोकसभा में। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने शो हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जज कीजिएगा और इसका उत्तर जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? संसद को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे। तो बात करते हैं संसद का। तो संसद का आपका जिक्र आर्टिकल 79 में आपका संसद का जिक्र दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। पॉलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हमने दिए थे जो कि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या हो सकता है? राज्यसभा को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। तो डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको मिलती रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, दक्षिण अफ्रीका के, कनाडा के, या आयरलैंड के। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह संविधान के किस देश के संविधान पर आधारित है? तो किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दक्षिण अफ्रीका को चुनने वालों का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन है, उमर ख़याम की,
शेख सादी की, गोपाल दास नीरज की या हरिवंश राय बच्चन की? मधुशाला बहुत ज़्यादा कीर्ति पूछी जाती है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मधुशाला किसकी कीर्ति है? तो मधुशाला आपकी हरिवंश राय बच्चन की कीर्ति है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी यानी हरिवंश राय बच्चन को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मानता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के जवाब का पता होगा कि प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो इसका डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा, जे थॉमसन। जिन बच्चों ने भी जे थॉमसन को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को तो आप नोट कर ही लीजिएगा। ऑप्शन है अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सवाना घास के मैदान। सवाना जो घास का मैदान है वह आपका कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका अफ्रीका सही जवाब हो जाता है। सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका, ये विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जो रुपए का साइन है किसका चिन्ह है? जो ये रे है वह किसका चिन्ह है? ऑप्शन है रूसी रुबाल का, इंडोनेशिया रुपया का या भारतीय रुपये का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हो या इस चिन्ह को पहचानते हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। आपको यह बताना होगा कि ये जो साइन है आपके सामने साइन शो हो रहा है वह किस करेंसी का है या किस देश में प्रचलित जो आपकी मुद्रा है उसका ये साइन आपका है। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ। ऑप्शन है 1990 में, 1995 में, 1998 में या 2000 में। तो विश्व व्यापार जो संगठन था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 1995 को चुनने वालों या विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। 1995 आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन DC में, पेरिस में, मनीला में या कैनबरा में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो मनीला। सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने विकल्प सी यानी तो मनीला को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? ऑप्शन है जापान की, चीन की, दक्षिण कोरिया की या भूटान की। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, येन किसकी मुद्रा है? येन आपकी किसकी मुद्रा है? तो जापान यानी विकल्प बी को जो चुनने के लिए जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो जापान आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। जो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था वह कौन सा था? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा था? तो आर्यभट्ट। सी विकल्प इसमें सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक देवव्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी शरद चट्टोपाध्याय या हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुस्तक है आपकी देवव्यास, जो आपकी पुस्तक है देवदास, जो आपकी देवदास पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक आपका कौन हो जाता है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय यानी विकल्प बी को जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुका है
तो अगर आपने भी इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है? श्रीनिवास दास रामानुजनम। क्या सी विकल्प को चुनना वालों का जवाब सही जवाब हो जाता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।